हमारा ये ब्रह्मांड जितना दिखाई देने में अद्भुत है, उतना ही ये अद्भुत एलिमेंट से भी भरा हुआ है। ब्रह्मांड में भरे हुए इन अद्भुत एलिमेंट्स की वजह से ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हमारी पृथ्वी भी ब्रह्मांड में बनने वाले इन्हीं सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इन्हीं मिनरल्स के उपयोग से ही मानव अपने जीवन को लगातार इजी बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हमारा ये ब्रह्मांड जितना विशाल है, शायद उतने ही ज्यादा इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स की संख्या भी होगी। लेकिन अभी तक हम सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को पहचान पाए हैं और उनके बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां भी रखते हैं। आज भी इस ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो हमारी पहुंच से भी अभी बहुत दूर है, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ये कैसे दिखाई देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो लगातार होती वैज्ञानिक उन्नति के कारण भविष्य में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मनुष्य की पहुंच में आने वाले हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज को देखकर इंसान सिर्फ इतना ही बोल पाएगा, ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्रह्मांड के इन्हीं अद्भुत एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है सल्फर। अगर हम ब्रह्मांड के मास के हिसाब से इस एलिमेंट की उपस्थिति की बात करें तो ये ब्रह्मांड के कुल मास का 10वां हिस्सा है। तो वहीं अगर हम पृथ्वी के मास के साथ इस तत्व की पृथ्वी पर उपस्थिति की बात करें तो ये पृथ्वी के मास का करीब 5वां हिस्सा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की उपलब्धता के आधार पर सल्फर 5वां ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सल्फर इसके शुद्ध रूप में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि अधिकांशतः सल्फर सल्फाइड और सल्फेट खनिजों के रूप में ही मिलता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने की वजह से प्राचीन काल से ही मनुष्य ने इसका अनेक प्रकार से उपयोग करना शुरू कर दिया था। प्राचीन भारत, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, प्राचीन मिस्र में सल्फर के उपयोग से जुड़ी अनेक कहानियां और सबूत आज भी सुने और देखे जा सकते हैं। सल्फर को सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में गंधक कहा जाता है। हिंदी भाषा में गंधक का अर्थ जलता हुआ पत्थर होता है। इसके तेजी से जलने के इसी गुण के कारण इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों और बारूद बनाने के लिए किया जाता है। सल्फर का जितना उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था, उससे भी ज्यादा उपयोग आज आधुनिक काल में किया जाता है। पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में मिले हुए दूसरे पदार्थों को अलग करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर के उपयोग से ही क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और दूसरे उपयोगी एलिमेंट्स को प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ सल्फर का उपयोग सल्फेट, फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए भी किया जाता है, जिनका उपयोग किसान खेतों में अपनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए करते हैं। सल्फर का उपयोग खेती के क्षेत्र में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग तो अनेक प्रकार के केमिकल बनाने के लिए भी किया जाता है। सल्फर के उपयोग से सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाया जाता है। सामान्यतः सल्फर का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। आज के टाइम में सल्फर का उपयोग छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों के उत्पादन में प्रमुखता के साथ किया जाता है। सल्फर का उपयोग माचिस बनाने, पेस्टिसाइड बनाने और कवकनाशी और कीटनाशी बनाने के लिए भी प्रमुखता से होता है। सल्फर में एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। इसमें पाई जाने वाली ये विशेष प्रकार की स्मेल सल्फर में पाए जाने वाले आर्गो सल्फर यौगिक के कारण होती है। सल्फर हमारे जीवन और प्राकृतिक जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। हमारे शरीर में सल्फर आर्गो सल्फर यौगिक या फिर धातु सल्फाइड के रूप में काम आता है। हमारी बॉडी के अनेक प्रोसेस को कंप्लीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमीनो एसिड में 2 प्रोटोनोजेनिक सिस्टीन और मेथियोनिन, 2 विटामिन बायोटीन और थायमिन सल्फर के ऑर्गो सल्फर यौगिक ही हैं। इसके अलावा भी कुछ कोफैक्टर्स में भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ग्लूटाथियोन और आयरन सल्फर प्रोटीन में मुख्य यौगिक के रूप में सल्फर की मौजूदगी होती है। एमिनो एसिड के अलावा सल्फर का ही एक रूप डाइसल्फाइड SS बॉन्ड स्किन, बाल, पंख में पाए जाने वाले केराटिन प्रोटीन को पानी में डिसॉल्व होने से बचाता है। न्यूट्रिएंट्स के तौर पर सल्फर सभी जीवों की बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भूमिका निभाता है, यानी हमारे शरीर में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने सल्फर की बड़े स्तर पर पहचान कर ली थी। इसी वजह से इसका उपयोग अनेक प्रकार की केमिकल प्रोसेस को पूरा करने के साथ साथ
धर्म ग्रंथों में भी हुआ है। ईसाई धर्म की बाइबल में सल्फर को एक धर्म उपदेशक शब्द आग और गंधक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे आग और गंधक से शाश्वत विनाश और भाग्य की याद दिलाई जाती थी। इससे दिखाया जाता था कि बुरे कर्म करने पर कयामत के दिन भगवान के द्वारा बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नर्क में डाला जाएगा। यहाँ पर नर्क का अर्थ ऐसी जगह है जहाँ पर सल्फर की स्मेल बहुत ज्यादा होगी और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को ऐसी ही जगह पर रखा जाएगा। प्राचीन मिस्र में भी सल्फर का उपयोग काफी पहले से किया जाता रहा है। एबोर्स पेपिरिस की माने तो प्राचीन मिस्र में सल्फर का उपयोग घाव को ठीक करने के लिए किया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग घाव पर मरहम लगाने के लिए सल्फर का ही उपयोग करते थे। वहीं यहाँ पर सल्फर का उपयोग घाव के अलावा आंखों की पलकों पर होने वाले दानों के इलाज के लिए भी किया जाता था। मिस्र के अलावा सल्फर का उपयोग ग्रीस में फ्यूमिगेशन के लिए भी किया जाता था, जिसका उल्लेख ओडिसी में मिलता है। प्लिनी द एल्डर ने अपने प्राकृतिक इतिहास की पुस्तक में भी सल्फर पर विशेष चर्चा की है। इस किताब में बताया गया है कि उस समय संसार में सल्फर का सबसे बड़ा स्रोत मेलोस द्वीप हुआ करता था। इस बुक में बताया गया है कि सल्फर का उपयोग फ्यूमिगेशन, मेडिसिन और कपड़ों पर ब्लीच करने के लिए किया जाता था। उस समय चीन में सल्फर के एक नए रूप का इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसे शिलुहुआंग कहा जाता था। चीन में इसका उपयोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से किया जाने लगा था। सल्फर का ये प्राकृतिक रूप चीन के हाजोंग प्रांत में पाया जाता था। 3वीं शताब्दी आते आते चीन के केमिस्टों ने इस बात का पता लगा लिया था कि पायराइट नाम के खनिज से सल्फर को आसानी से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चीन के लोग सल्फर का उपयोग इसके तेजी से जलने वाले गुण के साथ साथ कई प्रकार की धातुओं को इसके साथ मिलाकर कई एक्सपेरिमेंट करते थे। इसी के साथ इस बात के भी सबूत मिले हैं कि प्राचीन चीन में सल्फर का उपयोग अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति में बड़े पैमाने पर किया जाता था। 1044वीं ईस्वी के सोंग राजवंश के समय सेना पर लिखे गए एक ग्रंथ में एक विशेष प्रकार के काले पाउडर का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसके केमिकल फॉर्मूले को भी लिखा गया है। ये काला पाउडर उस समय चीन में बारूद के लिए काम में लिया जाता था। इस काले पाउडर को बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण में चारकोल और सल्फर मिलाया जाता था। ऐसा नहीं है कि सल्फर का उपयोग भारत को छोड़कर पूरे विश्व में होता था। भारत में भी सल्फर के उपयोग के लिए इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेदा में भी सल्फर का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। भारतीय रसायनज्ञों ने 8वीं शताब्दी के बाद सल्फर का उपयोग मरकरी के साथ मिलाकर के करना शुरू कर दिया था। भारतीय रसायन शास्त्र में गंधक को बदबूदार कहा जाता था। इसे इसकी विशेष प्रकार की गंध से ही पहचाना जाता है। अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस की, तो आज भी सल्फर का उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। सल्फर का उपयोग स्किन से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की बीमारियों जैसे दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा और मुहासों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इन सभी रोगों के निदान के लिए आज हम जिन मेडिकल क्रीम्स का उपयोग करते हैं, उनका मेन एलिमेंट सल्फर ही होता है। सल्फर वातावरण की नमी और ऑक्सीजन से तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है। इस रिएक्शन के कारण सल्फर धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड ही बीमारी के जीवाणुओं को मारने में मेन रोल निभाता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए बहुत ज्यादा किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस में हर साल 2000 टन सल्फर का आयात सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ही किया जाने लगा था। एक सदी से भी ज्यादा समय तक सिसिली सल्फर का एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था। ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के समय 1824 में नमक पर आयात शुल्क लगा दिया गया था, जिससे पूरी दुनिया में सल्फर की मांग अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। सल्फर का खनन, रिफाइन और ट्रांसपोर्टेशन पर ब्रिटेन का लगातार एकाधिकार बढ़ता जा रहा था। यहीं से ब्रिटेन के द्वारा पूरी दुनिया में सल्फर का निर्यात किया जाता था। लेकिन लगातार बढ़ते ब्रिटेन के एकाधिकार की वजह से 1840 में पूरी दुनिया में सल्फर के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। ये संकट तब पैदा हुआ जब किंग फर्डिनेंड सेकंड ने सल्फर के उत्पादन का पूरा अधिकार फ्रांस की एक फर्म को दे दिया। इस फर्म ने 1816 में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन अंत में फ्रांस के द्वारा एक शांतिपूर्ण समाधान के साथ
इस बातचीत का अंत हुआ और दुनिया में सल्फर के उत्पादन का संकट खत्म हुआ। पूरी दुनिया में बढ़ते सल्फर के उपयोग को देखते हुए दुनिया में हर जगह सल्फर की खोज की जाने लगी। 1868 में लुइजियाना और टेक्सास में जमीन के नीचे सल्फर के विशाल भंडार की खोज की गई। सल्फर के इस विशाल भंडार को जमीन से बाहर निकालने के लिए उस समय की सबसे सफल प्रोसेस फ्रेज प्रोसेस को विकसित किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते सल्फर का उपयोग फर्नीचर निर्माण की विधि में किया जाने लगा। फर्नीचर निर्माण में सजावटी इनले बनाने के लिए पिघले हुए सल्फर का उपयोग किया जाता था और आज भी सल्फर के पिघले हुए रूप का उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। कंक्रीट की दीवारों और छतों में स्टील के बोल्ट को लगाने के लिए पिघले सल्फर को काम में लिया जाता है, जिससे वह बोल्ट उस कंक्रीट के छेद में अपनी मजबूत पकड़ के साथ फिट हो जाता है। सल्फर के शुद्ध पाउडर का उपयोग अनेक प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। सल्फर जीवित कोशिकाओं के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। इसकी मानव शरीर में उपस्थिति मानव शरीर के वजन के 8वें भाग के बराबर है। इस तरीके से ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। मानव शरीर में इसकी उपस्थिति पोटेशियम के बराबर और सोडियम से थोड़ी सी कम होती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में लगभग 140 ग्राम सल्फर होगा। जीवित कोशिकाओं में सल्फर का उपयोग इंसुलिन, कैरोटीन, कोलेजन जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। 1880 के दशक में बेगियाटोवा सल्फर युक्त वातावरण में रहने वाले एक विशेष प्रकार की जीवाणु की पहचान की गई, जिसका अध्ययन करते हुए सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने देखा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S को एक ऊर्जा स्रोत के रूप में ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, जिसकी वजह से इंट्रासेल्युलर सल्फर बूंदें बनती हैं। तो विनोग्रेड्स्की ने मेटाबॉलिज्म के स्वरूप को इन ऑक्सीडेशन यानी अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के रूप में रेफर किया। एक दूसरे रिसर्चर सेलमैन वैक्समैन, जिन्होंने इसी जीवाणु पर अपनी स्टडी लगातार जारी रखी थी और इसी तरह की प्रोसेस को रेफर किया था। रॉबर्ट बैलार्ड ने समुद्र की गहराई में सल्फर पर अपनी रिसर्च के दौरान इस बात की खोज की कि समुद्र की गहराई में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं जो गहरे समुद्र में ज्वालामुखीय छिद्रों के आसपास रहते हैं और वे अपने पोषण के लिए यहाँ पर पाई जाने वाली सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीडेशन कर देते हैं। सल्फर के बहुत से यौगिकों का उपयोग ये जीवाणु एनर्जी के लिए आसानी से शुगर के रूप में कर सकते हैं। इस जीवाणु के द्वारा ऊर्जा के रूप में सल्फर ऑक्सीडाइजर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, थियोसल्फेट, टेट्राथियोनेट का उपयोग किया जाता है। सल्फर को एनर्जी के रूप में उपयोगी बनाने के लिए ये जीवाणु सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकरण की इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये जीवाणु सल्फर ऑक्सीडेज और सल्फाइड ऑक्सीडेज जैसे एंजाइम्स काम में लेते हैं। वहीं कुछ लिथोट्रॉफ केमोसिंथेसिस की प्रोसेस से सल्फर की एनर्जी का उपयोग शुगर के प्रोडक्शन में भी बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की तरह ही पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुगर और ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ठीक इसी तरह से समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया भी समुद्र की गहराई में ज्वालामुखी क्षेत्रों से निकलने वाली हाइड्रोसल्फाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सिंथेसाइज करके शुगर और सल्फर बनाने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के इन दो तरीकों पर काम करने वाले बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से शुगर का प्रोडक्शन करने वाले बैक्टीरिया को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है, तो वहीं हाइड्रोजन सल्फाइड की सिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा शुगर का प्रोडक्शन करने वाले बैक्टीरिया को पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। वैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सल्फेट को कम करने का काम करते हैं। ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये सांस लेने के लिए सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया एनर्जी प्राप्त करने के लिए कार्बनिक यौगिक या आणविक हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि हमारी आंतों के अंदर भी जीवाणु द्वारा पैदा की जाने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है, यानी हमारी आंतों के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करने वाले जीवाणु मौजूद रहते हैं। यह हाइड्रोसल्फाइड ही पेट की गैस के लिए जिम्मेदार होती है।
अक्सर हाइड्रोसल्फाइड से सड़े हुए अंडे के जैसी बदबू आती है। ये जीवाणु हमारी आंतों में पाए जाते हैं। इस बात के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि अगर ये जीवाणु हमारी बॉडी में पाए जाते हैं तो हमारी बॉडी में इनकी मौजूदगी की वजह से अनेक प्रकार के बुरे रिजल्ट देखने को मिलते, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। अगर ये माना जाए कि किसी की बॉडी में हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन करने वाले जीवाणु मौजूद हैं, तो उस व्यक्ति में आयरन सप्लीमेंट की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके दांत काले पड़ने लगेंगे, यहाँ तक कि उसका मल भी काला पड़ सकता है। अब ऐसे रिजल्ट अगर देखने को मिलते हैं तो माना जा सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया बॉडी में उपस्थित है। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया आयरन को आयरन सल्फाइड में भी बदल देते हैं, और इन्हीं चेंजेस की वजह से बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। महासागरों की गहराई में की जाने वाली रिसर्च ये बताती है कि महासागरों की गहराई में सल्फर का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। वैज्ञानिकों की स्टडी से इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि सल्फर का निर्माण जैविक गतिविधियों के कारण ही हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि समुद्र की गहराई में मिलने वाले सल्फर का निर्माण सल्फर ऑक्सीकरण बैक्टीरिया के कारण हुआ या फिर सल्फेट कम करने वाले बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो सल्फर का उपयोग मनुष्य की जीवित कोशिकाएं ही नहीं करती हैं, बल्कि इसका उपयोग तो पेड़ पौधे भी अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। सल्फर को पेड़ पौधों की जड़ें सल्फेट के रूप में अवशोषित कर लेती हैं। पेड़ पौधों से ये सल्फर मानव शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहाँ से यानी पेड़ पौधों से होते हुए सल्फर की ये मात्रा खाद्य श्रृंखला के हर एक जीव के शरीर में पहुंच जाती है। पेड़ पौधों से सल्फर की मात्रा का खाद्य श्रृंखला के हर एक जीव के शरीर में पहुंचने की ये प्रोसेस समझ में तो आती है, लेकिन साथ ही साथ इससे एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या सल्फर बैक्टीरिया भी सीधे ही हमारे शरीर में सल्फर पहुंचा सकता है? इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस विषय पर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। लाइफ को ठीक तरीके से चलाए रखने के लिए सल्फर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सल्फर मुख्यतः 2 प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड के निर्माण में काम आता है। इसका मतलब यह है कि सल्फर हर उस प्रोटीन में पाया जाता है जिनमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं या फिर एमिनो एसिड जैसे पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सल्फर मेटाबोलाइट्स के रूप में भी पाया जाता है, जो कि अनेक प्रकार के कोफैक्टर्स होते हैं। प्रोटीन को अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक विशेष प्रकार की जियोमेट्रिकल स्पेस शेप की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की ज्योमेट्रिकल शेप को प्रोटीन फोल्डिंग ज्योमेट्री कहते हैं। ये ज्योमेट्री शेप एमिनो एसिड या पेप्टाइड्स को इंट्रा और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड प्रोवाइड करवाती है। ये प्रोसेस कुछ स्टेज में कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी स्टेज में पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ होल्ड हो जाती है, जो कि बाद में 2 सल्फर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, जिसे डाई सल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं। बनने वाली इस चेन में अलग अलग जगह पर 2 सिस्टम रेसिड्यूज होकर अलग अलग प्रोटीन सबनेट्स बनाते हैं। इस प्रकार की दोनों स्ट्रक्चर्स को इंसुलिन की स्ट्रक्चर में आसानी से देखा जा सकता है। डाई सल्फाइड ब्रिज के एक कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर हाइड्रोफिलिक बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। बड़े डाइसल्फाइड ब्रिज को प्रोटीन डीन्यूट्रिशियंस के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पर एक राय ये भी मौजूद है कि सेल्यूलर स्पेस के बाहर काम करने वाले प्रोटीन को डाइसल्फाइड बॉन्ड की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को नहीं बदलते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छे स्टेबलाइजर की तरह जरूर से काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फाइटोप्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के सिस्टीन अवशेषों का थियोऑरिडॉक्सिन के रूप में इकट्ठा होना। और इसका एक और उदाहरण हमें पक्षियों के पंख और हमारे बालों में पाए जाने वाले कैरोटीन नाम के प्रोटीन में भी मिलता है, जो कि तेजी से नष्ट नहीं होता और ना ही ये पानी में घुलता है। इंट्रासेल्युलर रसायन विज्ञान में सल्फर हाइड्रोजन और इसके इलेक्ट्रॉन को कम करके कोशिका की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ठीक करने का काम भी करता है। जब सल्फर हमारे लिए इतना जरूरी है तो अब सवाल ये आता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सल्फर नेचर में बहुत सारे बहु परमाणु अणु बनाता है और इसमें सबसे ज्यादा फेमस एल्ट्रोप्स ऑक्टा सल्फर साइक्लो S8 है। साइक्लो S8 एक नरम चमकीला पीला ठोस पदार्थ है जो गंधहीन होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है। जबकि एक दूसरे प्रकार के सल्फर M प्योर सल्फर में माचिस के जैसी गंध आती है। सल्फर 115.21 डिग्री सेल्सियस यानी 239.38 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिक्विड फॉर्म में बदलने लगता है, तो वहीं
444.6 डिग्री सेल्सियस यानी 832.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये बॉईल होना शुरू हो जाता है और इसी पॉइंट पर ये गैस में बदलने लगता है। जब सल्फर का टेम्परेचर 95.2 डिग्री सेल्सियस यानी 203.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, तब साइक्लो ऑक्टा सल्फर अल्फा ऑक्टा सल्फर से बीटा पॉलीमर में बदल जाता है। जब ऑक्टा सल्फर इसके पिघलने वाले टेम्परेचर और गैसेस स्टेज में बदलने वाले तापमान के बीच में होता है, तब एक बार फिर से ऑक्टा सल्फर बदलने लगता है। यहाँ से ये बीटा ऑक्टा सल्फर गामा सल्फर में बदल जाता है और एक बार फिर से इसकी डेंसिटी कम होने लगती है और इसकी चिपचिपाहट थोड़ी बढ़ जाती है। लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका डीपॉलीमराइजेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये चिपचिपाहट कम होने लगती है। पिघला हुआ सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी 392 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ने लगता है, तब ये गहरे लाल रंग में बदलने लगता है। इस समय सल्फर की डेंसिटी 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है और इस टेम्परेचर पर ये कम्प्लीटली इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर हम बात करें सल्फर के पानी में घुलने की, तो ये पानी में नहीं घुलता है और ना ही ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन करता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये बड़ी ही आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक ये नॉन पोलराइज्ड कार्बनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और टॉलुइन में भी घुल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कम्प्लीटली नहीं घुलता है। नॉर्मली सल्फर एक्टिव केमिकल के साथ ही रिएक्शन करता है, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीडेटिवली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल्स के साथ जब सल्फर रिएक्शन करता है, तब इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। सल्फर वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जब सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है, तब ये नीले रंग की लौ के साथ हवा में ही जलने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार की दम घोटू स्मेल आने लगती है। सल्फर नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, जबकि सल्फर की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से करवाई जाती है। तब भी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सल्फर को लगातार गर्म करना पड़ता है, यानी सल्फर की रिएक्शन के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। सल्फर की दूसरी आयनीकरण ऊर्जा का मान 2252 किलो जूल प्रति मॉल होता है। इसकी चौथी आयनीकरण ऊर्जा का मान 4556 किलो जूल प्रति मॉल और इसकी छठी आयनीकरण ऊर्जा का मान 8495.8 किलो जूल प्रति मॉल होता है। ऑक्सीजन के साथ सल्फर की रिएक्शन और उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट की संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, तब इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इस फ्रेश होल्ड पर काबू कर पाती है या नहीं। अगर एनर्जी फ्रेश होल्ड को कंट्रोल कर लेती है, तब इसकी स्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं होने की सिचुएशन से अलग हो जाती है। तो वहीं अगर इस रिएक्शन में कोई उत्प्रेरक मिलाया जाता है या बाहर से एनर्जी दी जाती है, तब सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था और उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट की संरचना अलग हो सकती है। जबकि सामान्य सिचुएशन में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन करवाई जाती है, तब इससे सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, को प्राप्त करने के लिए इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस रखना जरूरी होता है। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, तो इसके लिए इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक रखना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए एक उत्प्रेरक की भी जरूरत होती है। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर और भी दूसरे एलिमेंट्स से रिएक्शन करके अनेक प्रकार के दूसरे एलिमेंट्स बना लेता है, जैसे सल्फर नाइट्राइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर फ्लोराइड, सल्फर क्लोराइड, सल्फर ब्रोमाइड और सल्फर आयोडाइड। अगर हम पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स की बात करें, तो नोबल गैसेस को छोड़कर सल्फर लगभग हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ तक कि सल्फर तो इरिडियम जैसे टेक प्रतिक्रियाशील मेटल के साथ रिएक्शन करके भी इरिडियम डाइसल्फाइड बना लेता है। सल्फर की अभी तक लगभग 20 आइसोटोप ढूंढे जा चुके हैं। इन सल्फर आइसोटोप्स में से सिर्फ 4 आइसोटोप S32, S37, S34, S36 स्टेबल है। S35 का जीवन काल 81 से 87 दिन का होता है, जबकि शेष सभी आइसोटोप्स का जीवन काल सिर्फ 3 घंटे का ही होता है और ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सल्फर का निर्माण सबसे पहले कैसे हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है कि S32 का निर्माण सितारों के अंदर हुआ होगा, जहां का टेम्परेचर 2.5 गुना 10 की पावर 9 केल्विन से अधिक रहा होगा।
यहाँ सल्फर का निर्माण सिलिकॉन के एक नाभिक के साथ हीलियम परमाणु के एक नाभिक के मिलने से हुआ होगा। सिलिकॉन नाभिक से सल्फर नाभिक का बनना अल्फा प्रोसेस का ही हिस्सा है, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में एलिमेंट्स का निर्माण होता है। और शायद यही रीजन है कि इस ब्रह्मांड में सल्फर का निर्माण भी इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ है। सल्फर इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला 10वां एलिमेंट है। इसी के साथ सल्फर आकाश में घूमने वाले अनेक प्रकार के उल्का पिंडों में भी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। जैसे कि नॉर्मल चॉन्ड्राइट में सल्फर की मात्रा इसके वजन की 2.1% तक होती है, तो वहीं कार्बोनेशियन चॉन्ड्राइट में सल्फर की मात्रा इसके वजन की 6.6% तक ही होती है। सामान्यतः सल्फर ट्रिलाइड FeS के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मौजूद हैं, जिनमें सल्फर सल्फेट और सल्फर के दूसरे यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह पर फटने वाले ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा का अलग अलग रंग उसमें सल्फर की मौजूदगी की वजह से ही होता है। अगर बात करें पृथ्वी पर सल्फर की उपस्थिति की, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स में उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 8वें नंबर का एलिमेंट है। इसके अलावा सल्फर बहुत से ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा से लेकर कई गर्म पानी के झरनों में भी पाया जाता है। आज के टाइम में इस तरह से सल्फर की सबसे ज्यादा मात्रा प्रशांत महासागर के क्षेत्र फायर ऑफ रिंग्स में पाई जाती है। औद्योगिक क्रांति के समय सल्फर का सबसे बड़ा केंद्र सिसिली था। समुद्र के तल में भी सल्फर की बड़ी मात्रा पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में 200 मीटर व्यास के पिघले हुए सल्फर की बहुत सी झीलों को खोज निकाला है। ये झील समुद्र के उस हिस्से में पाई जाती है जहां पर कभी ज्वालामुखी रहे हो, या फिर जहां पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम होता हो। ऐसी सिचुएशन में पानी का टेम्परेचर सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है और सल्फर पिघल जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सल्फर अनेक प्रकार के कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, जिन्हें सल्फर के अयस्क कहा जाता है। पृथ्वी पर सल्फर पाइराइट यानी आयरन सल्फाइड, सिनाबार पारा सल्फाइड, गैलेना लीड सल्फाइड, स्पालराइट जिंक सल्फाइड, स्टिबनाइट एंटीमनी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा सल्फर सल्फेट खनिज के रूप में भी पाया जाता है, जैसे कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, एलुनाइट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, बैराइट बेरियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। हमारी धरती के मास का 10वां हिस्सा सल्फर का ही है। अब अगर ये दुनिया भर में होने वाले सल्फर के उपयोग की बात करें, तो दुनिया भर से निकाले जाने वाले सल्फर का अधिकतर हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में ही खर्च हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितना सल्फर निकाला जाता है, उसका 85% हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में ही खर्च हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग अनेक प्रकार के केमिकल बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज्यादा उपयोग खेती में काम आने वाले उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के फास्फेट अयस्कों से मुक्त धातु को प्राप्त करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जमीन से निकाले जाने वाले क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल अलग करने के लिए भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग गंदे पानी को साफ करने के लिए भी किया जाता है। सल्फर का एक बहुत ही विशेष गुण ये होता है कि ये सीधे ही मीथेन से रिएक्शन कर लेता है और इस रिएक्शन के बदले कार्बन डाइसल्फाइड का निर्माण होता है। इस कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग सिलोफन और रेविन बनाने के लिए किया जाता है। आजकल सल्फर का सबसे ज्यादा उपयोग पेड़ों से प्राप्त होने वाले रबर का वल्कीनीकरण करने के लिए भी किया जाता है। इस वल्कीनीकरण के कारण लचीले रबर को ठोस रबर में बदला जाता है और फिर उस रबर का उपयोग व्हीकल्स के टायर बनाने के लिए किया जाता है। कागज को रिसाइकल करने के लिए सल्फर का ही उपयोग किया जाता है। कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट बनाने के लिए भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में जब नेगेटिव के माध्यम से फोटोग्राफी की जाती थी, तो उस नेगेटिव पर भी अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता था। सल्फर काले बारूद का भी एक विकल्प है, यानी अनेक प्रकार के फायर क्रैकर्स बनाने के लिए सल्फर का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जितनी मात्रा में पेड़ पौधों को फास्फोरस की जरूरत होती है, उससे ज्यादा जरूरत सल्फर की होती है। सल्फर की वजह से पौधों की वृद्धि होती है और ये पौधों में रूट नोड्यूल बनाती है और इससे पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी पौधों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है।
यही रीजन है कि पौधों के संपूर्ण विकास के लिए सल्फर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सल्फर का उपयोग कीड़े मारने की दवाई बनाने और पेड़ पौधों से कवक का सफाया करने के लिए भी किया जाता है। अंगूर, स्ट्रॉबेरी और कई प्रकार की सब्जियों में लगने वाली फफूंद को हटाने के लिए सल्फर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा पेड़ पौधों में होने वाली ब्लैक स्पॉट जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए सल्फर का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। सल्फर एकमात्र ऐसा कवकनाशी पाउडर है जिसका उपयोग जैविक रूप से उगाई गई सेब की फसल के उत्पादन में सेब की पपड़ी जैसे रोग को खत्म करने के लिए किया जाता है। पानी में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर तैयार किए गए पतले घोल को पालतू जानवरों पर लगाने से जानवरों की दांत, खाज और उनकी त्वचा से संबंधित रोग खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इस घोल का उपयोग पालतू जानवरों के शरीर पर रहने वाले परजीवी कीटों को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्फर की हमारे ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी पर जितनी ज्यादा मात्रा उपस्थित है, उतनी ही ज्यादा इसकी हमारे शरीर, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और यहाँ तक कि प्रकृति को भी होती है। सल्फर हमारे लिए एक जीवनदायी तत्व की तरह काम करता है। ये शरीर में होने वाले रोगों को खत्म करने से लेकर पेड़ पौधों के रोगों तक को खत्म करता है और उनकी पैदावार को बढ़ाने का काम भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सल्फर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था भी करता है। जहाँ जहाँ फसलों में या पेड़ पौधों में सल्फर की मात्रा कम पाई जाती है, वहाँ पर पेड़ पौधे और फसलें ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाते हैं और इस वजह से फसलों के उत्पादन में कमी आती है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने में सल्फर का उपयोग बहुत ज्यादा सहायक होता है।